भारत का महान गुप्त साम्राज्य, उसके पतन के बाद आखिर हुआ क्या? वो एक बहुत ही उथल-पुथल भरा लेकिन साथ ही एक कमाल का ऊर्जावान दौर था। तो चलिए आज इसी दौर की कहानी को समझते हैं। और ये सवाल ना सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। ये तो सत्ता, पतन और फिर से उठ खड़े होने की एक यूनिवर्सल कहानी है। मतलब ये किसी एक चीज का अंत नहीं था, बल्कि कई नई शुरुआतों की दास्तान थी। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इस पूरे दौर को समझने के लिए ना एक सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, सामंती व्यवस्था। अब ये क्या थी? इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा फेमस स्कूल है। उसका एक टॉप टीचर नौकरी छोड़कर अपना स्कूल खोल लेता है। फिर क्या होता है? उसके भी जो बेस्ट टीचर्स हैं वो उसे छोड़कर अपने स्कूल खोल लेते हैं। बस ठीक यही हो रहा था उस वक्त। जैसे ही केंद्र का शासक कमजोर पड़ता, उसके नीचे काम करने वाले सामंत खुद को आजाद घोषित कर देते थे। और यही वो डोमिनो इफेक्ट था जिसने सचमुच पूरे भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी की जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है एक महान साम्राज्य के अंत से। देखते हैं कि वो जिसे स्वर्ण युग कहते हैं वो आखिर खत्म कैसे हुआ। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पास कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त जैसे बहुत शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने हूणों का बहादुरी से सामना किया भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमले लगातार हो रहे थे, एक के बाद एक, और इन्होंने ना साम्राज्य की जड़ों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। और फिर क्या हुआ? जैसे ही सेंटर की पकड़ ढीली पड़ी, जो प्रांतीय गवर्नर थे उन्होंने अपनी आजादी के सपने देखने शुरू कर दिए। और इसी उथल-पुथल और केओस के बीच से एक बड़ा हीरो उभर कर सामने आता है, हर्षवर्धन। उसकी कहानी एक तरह से एक बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से एक साथ जोड़ने की कोशिश की कहानी है। अब देखिए, हर्ष को ये सिंहासन कोई विरासत में नहीं मिला था, बल्कि एक बहुत बड़ी पारिवारिक त्रासदी ने उसे इस पर बैठने को मजबूर कर दिया। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र, और उसके कंधों पर अपने परिवार का बदला लेने और अपनी बहन को बचाने की एक नहीं बल्कि दो बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थीं। और कमाल की बात यह है कि उसने ये कर दिखाया। हर्ष ने न सिर्फ शशांक को हराया, बल्कि अपनी बहन को भी ठीक उस वक्त बचाया जब वो विंध्य के जंगलों में अपनी जान देने ही वाली थी। और इसके साथ साथ उसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े बिखरे हुए हिस्से को अपने शासन के तहत फिर से एक कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। अब जरा नक्शे पर नजर नीचे की तरफ घुमाते हैं, दक्षिण की ओर, क्योंकि वहां दो और बड़ी शक्तियां थीं जो पूरे उपमहाद्वीप पर कंट्रोल के लिए आपस में टकरा रही थी। तो अब मैदान में दो महान प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। एक तरफ उत्तर का स्वामी हर्षवर्धन और दूसरी तरफ दक्षिण में चालुक्य वंश का सबसे सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय। दोनों ही अपनी अपनी शक्ति के चरम पर थे और टकराव तो होना ही था, वो तय था। और हुआ भी वही। हर्षवर्धन अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा। ये एक तरह से उत्तर और दक्षिण के बीच की अल्टीमेट बैटल थी, शक्ति का असली परीक्षण। और जानते हैं क्या हुआ? इस बार दक्षिण जीता। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को एक ऐसी जबरदस्त हार दी कि ये नदी ही इन दोनों साम्राज्यों के बीच एक परमानेंट बाउंड्री बन गई। इस जबरदस्त जीत के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि ली, दक्षिण पथेश्वर, मतलब पूरे दक्षिण का स्वामी। उसका जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसने ऐहोल शिलालेख में इस जीत का जिक्र किया है। और उसमें एक बड़ी मजेदार लाइन है। वो लिखता है कि इस हार के बाद हर्ष का सारा हर्ष, यानी उसकी सारी खुशी ही पिघल गई, खत्म हो गई। पर दक्षिण में पावर गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। चालुक्यों का एक और बहुत बड़ा दुश्मन था, पल्लव राजवंश। कहानी कुछ यूं है कि पहले तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हरा दिया, लेकिन कुछ सालों बाद महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने जो बदला लिया, उसने इतिहास ही पलट दिया। उसने न सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया, बल्कि उसे मार भी डाला और उसकी राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया। और इसी जीत के बाद उसने उपाधि ली वातापी कोंड, मतलब वातापी का विजेता। और अब देखिए इतिहास का चक्र कैसे पूरा होता है। कहानी घूमकर वहीं आ जाती है। जिन नई शक्तियों का उदय हुआ था ना, वो भी आखिर में उसी सिस्टम का शिकार बनी जिसने उन्हें पैदा किया था। पल्लवों के साथ सालों दशकों तक जो ये लड़ाइयां चलीं, उन्होंने चालुक्यों को अंदर से कमजोर कर दिया, बिल्कुल खोखला। उनकी ताकत घटने लगी और इतिहास ने खुद को दोहराया।
ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कभी किया था। अब उनके अपने सामंत मौके की तलाश में थे। और ये मौका मिला दंती दुर्ग को। वो चालुक्यों का ही एक महत्वाकांक्षी सामंत था। उसने देखा कि राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय कमजोर पड़ चुका है और बस उसने उसे उखाड़ फेंका और एक नए साम्राज्य की नींव रखी, राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो देखा, सामंत फिर से स्वामी बन गया और ये चक्र चलता रहा। तो ये तो हुई राजनीतिक उथल-पुथल की बात, पर ये दौर सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन लड़ते झगड़ते राज्यों ने कला और वास्तुकला की एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। खास तौर पर मंदिर बनाने की कला में इस समय में मंदिर बनाने की 3 मेन स्टाइल्स या शैलियां विकसित हुईं। उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और दक्कन के इलाके में चालुक्यों ने इन दोनों को मिलाकर एक नई हाइब्रिड शैली बनाई, वेसर शैली। अच्छा, तो इनमें फर्क क्या था? बहुत सीधे सीधे समझे तो नागर स्टाइल में मंदिर का टावर, जिसे शिखर कहते हैं, वो घुमावदार होता है। वहीं द्रविड़ स्टाइल में ये एक पिरामिड जैसा सीढ़ीदार होता है, जिसे विमान कहते हैं। एक और बड़ा फर्क है एंट्रेंस गेट का। द्रविड़ मंदिरों में एक बहुत बड़ा भव्य गेट होता है, गोपुरम। ये नागर मंदिरों में आमतौर पर नहीं दिखता। और एक छोटी सी पर बड़ी दिलचस्प बात, नंदी की मूर्ति नागर मंदिरों में अंदर मिलेगी और द्रविड़ मंदिरों में बाहर। और इन राजवंशों ने जो बनाया वो आज भी वास्तुकला के चमत्कार माने जाते हैं। जैसे चालुक्यों ने वेसर स्टाइल में पट्टादल का शानदार विरूपाक्ष मंदिर बनाया, पल्लवों ने द्रविड़ स्टाइल की नींव रखी, जिसका बेहतरीन उदाहरण महाबलीपुरम का शो टेम्पल है। और राष्ट्रकूट, अरे उन्होंने तो कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी अविश्वसनीय लगता है, एलोरा का कैलाश मंदिर। सोचिए, एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर पूरा का पूरा मंदिर बना दिया गया। तो यही इस दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास है। एक तरफ तो ये राज्य आपस में लड़ मर रहे थे और दूसरी तरफ शायद एक दूसरे से बेहतर दिखने की होड़ में ही कला और वास्तुकला के ऐसे ऐसे स्मारक बना रहे थे जो उनकी लड़ाइयों और उनके साम्राज्यों से कई ज्यादा समय तक जिंदा रहे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या टेक अवे मिलता है? यही कि गुप्त साम्राज्य का पतन भारत के इतिहास का कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो कई नई क्षेत्रीय ताकतों और संस्कृतियों के उदय की एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत को एक नया आकार दिया। और आखिर में एक सवाल पीछे रह जाता है कि क्या इतिहास का चक्र ऐसा ही होता है? क्या बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा टूटने और बिखरने के लिए ही बनते हैं, ताकि उनसे नई और ज्यादा रंग बिरंगी संस्कृतियों का जन्म हो सके? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।